नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। शहर से लेकर गांव तक माताओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका रखा। कांटी थाना क्षेत्र के सहवाजपुर के समीप पुलिस बीजेपी का झंडा लगाकर लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब किया बरामद। और 12 वर्षों के बाद हुए बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव का मतगणना हुआ संपन्न। देर शाम तक 15 में से 60 सीटों का परिणाम हुआ घोषित। तो ये थी आज की सुर्खियां, खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक माताओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर 36 घंटे का निर्जला व्रत जीवित पुत्रिका किया। जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। जितिया व्रत प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रखा जाता है। माताएं संतान के लिए निर्जला व्रत करके भगवान जीमूतवाहन की विधि विधान से पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान के ऊपर से हर प्रकार की संकट टल जाता है। इस व्रत को महिलाओं को हर साल करना होता है और बीच में कभी छोड़ा नहीं जाता है। हर साल की तरह इस बार भी मंदिर में पुरोहितों द्वारा जो है पूजा हो रहा है और लगभग सुबह 1 बजे से जो है दोपहर 1 बजे से जो है लगातार अभी तक माताओं का तांता लगा हुआ है और पूजा शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। जितिया पूजा महिलाएं मनाती क्यों हैं? लेकिन महिलाएं मनाती है पुत्र के लिए, दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, और जिन कुछ औरतों को जो पुत्र नहीं हो रहे हैं उनके लिए भी इस बार से अब लोग जितिया का व्रत रख रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। पहले तो पुत्र के दीर्घायु के लिए रखा जाता, जिनको पुत्र है वही करते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि अब महिलाएं कर रही हैं जिनको पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति के लिए भी व्रत कर रही हैं। जितिया महिलाएं अब पारण कब करेंगे? सुबह सूर्योदय में पारण करेंगे महिलाएं। कांटी थाना क्षेत्र के सहवाजपुर रेलवे फाटक के समीप पुलिस ने बीजेपी के झंडा लगी लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के सहवाजपुर रेलवे फाटक के पास एक यूपी नंबर की लग्जरी कार जब्त की गई है, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को देखकर भाग रहा था। इसी दौरान एक बिजली के खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। इस घटना की सूचना पर पुलिस जब दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। जब्त वाहन पर एक पार्टी विशेष यानी बीजेपी के झंडा लगा हुआ था और लग्जरी वाहन में भारी मात्रा में शराब छुपाकर रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने जब्त कर अपने साथ थाने ले आई। वहीं इस दौरान कार का चालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस शराब और वाहन को जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला कांटी थाना क्षेत्र के सहवाजपुर गांव की है। वहीं पूरे मामले को लेकर डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि एक लग्जरी वाहन जब्त की गई है, जिसमें भारी मात्रा में शराब लोड थी। पुलिस वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं वाहन मालिक की जानकारी जुटाई जा रही है। जब्त वाहन में बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, आज कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक लग्जरियस स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब होने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पे का सत्यापन करते हुए जब उस गाड़ी को रोका गया तो उस गाड़ी वो संदिग्ध गाड़ी को रोका गया, तो रोकने के क्रम में जो गाड़ी चालक था वो तो भाग गया, पर गाड़ी को जब्त कर लिया गया। उस गाड़ी में अच्छी खासी मात्रा में विदेशी शराब मिली है। गाड़ी को जब्त करके थाने पे ले जाया गया है और वहाँ पे भी थाने पे ले जाया गया है और इसमें जो लोग संलिप्त होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। पार्टी विशेष का झंडा मिला है तो उस पर भी जांच की जा रही है। अभी इस पे भी हम लोग जांच करेंगे। अगर ऐसा कुछ बात हुआ तो उस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश नंबर के ट्रक में तहखाना बनाकर पंजाब से लाई गई 20 लाख की शराब सरैया थाना क्षेत्र के अंबारा चौक की लाइन होटल के पास से उत्पाद विभाग ने पकड़ा।
मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। सरैया थाना क्षेत्र के अंबारा चौक के पास स्थित एक लाइन होटल के पास से ट्रक के अंदर बने तहखाने में शराब छुपाकर रखी गई थी, जिसे जब्त किया गया। अवैध शराब की खेप को शराब के तस्करों ने पुलिस और उत्पाद विभाग को चकमा देने के लिए ट्रक को खाली कर रखा था और शराब को ट्रक को ढकने वाले एक त्रिपाल के अंदर छिपाया था ताकि कोई शक नहीं हो। वहीं इसके साथ आधी शराब को ट्रक के अगले हिस्से में बने हुए एक लोहे के चैम्बर के तहखाना बनाकर स्टोर किया गया था, जिसे खोजने में उत्पाद विभाग की टीम को करीब 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस दौरान शराब का धंधेबाज और चालक मौके पर से फरार हो गया। वहीं शराब कारोबारी की पहचान में उत्पाद विभाग की टीम जुट गई है। पूरे मामले को लेकर उत्पाद विभाग के निरीक्षक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई किया गया है। सरैया थाना क्षेत्र के अंबारा चौक के पास एक लाइन होटल से एक यूपी की नंबर को ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें पंजाब निर्मित 150 कार्टन शराब को तहखाने में छिपाकर रखा गया था। शराब को छिपाने के लिए तस्कर ने नायाब तरीके को अपनाया था। चैम्बर से शराब जब्त किया गया है। जब्त किया गया शराब करीब 20 लाख रुपए कीमत आंकी गई। शराब को लोकल लेवल पर ही सप्लाई करने की तैयारी थी। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। रात गुप्त सूचना के आधार पर सरैया थाना अंतर्गत अंबारा चौक में छापेमारी की गई है और वाहन चेकिंग में एक डीसीएम से 185 कार्टन विदेशी शराब बरामद हुआ है। कहाँ से कहाँ लाया जा रहा था, कहाँ का निर्मित? ये तो पंजाब राज्य में बिक्री हेतु शराब पाया गया है, जो इंपीरियल ब्रांड का है। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? नहीं, घटना से किसी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कारोबारी को सब चिन्हित कर लिया गया? चिन्हित किया जा रहा है, तो अनुसंधान के विषय है। आपको बता दें, इधर के दिनों में देखने को मिल रहा है ट्रक और कंटेनर में तहखाना बनाया, जैसे इसमें भी तहखाना बनाया हुआ था। तो एक नया ट्रेंड निकला है, स्कैनर को फेल करने के लिए इस तरह का किया जा रहा है। हाँ, इस विशेष तरह के तरकीब से लाया जा रहा था जी, है कि नहीं? तो प्रयास तो किया जा रहा है। इस बार पकड़ा भी गया है। कितने कार्टून बरामद किए? 185 कार्टून। 185। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा में पड़ोसी ने चाकू से गोदकर 3 साल के बच्चे को मार डाला। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा में पड़ोस के युवक ने एक 2.5 वर्ष के बच्चे को चाकू से गोदकर मार डाला। हालांकि चाकू गोदे जाने के बाद परिजन उसे सदर अस्पताल ले गए, लेकिन स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद SKMCH रेफर कर दिया। SKMCH में भी डॉक्टर उसे नहीं बचा सके और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि दोपहर करीब 3:30 बजे शंकर दास का 2.5 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार खेलते खेलते पड़ोसी के दरवाजे पर चला गया। इसी दौरान पड़ोसी ने उसे चाकू से गोद दिया। सदर थाने की पुलिस आरोपित विजय झा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं SDPO विनीता सिन्हा ने बताया कि परिजन को लिखित शिकायत देने के लिए कहा गया है। युवक ने किस कारण से चाकू मारा, इसका पता लगाया जा रहा है। अब तक की पूछताछ में ये पता चला है कि हत्यारा मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। हुआ था, बउआ का चाकू मार दिया था विजय झा। दोपहर के 3 बजे। क्या कर रहा था बच्चा घर में था, मम्मी की गोद में, खाना वाना खा लिया, खेलने के लिए बाहर गया। तो बच्चा है तो खेलवे ना करेगा। बाहर खेलते खेलते उसको दूरा पर मुहार पर चल गया, उसे चाकू मार दिया। अब क्या उसका है, क्या हुआ हमको पता नहीं है। कैसे मिला? हमको मिला तो घर से हमको फोन आया। हम ड्यूटी पे थे नारायणपुर। हम नारायणपुर ड्यूटी सोन साइंस उधर काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। हमको घर से फोन आया था। वे फोन आया तो हम घर से बाइक ले हम निकल गए। दिघरा गुमटी पार किए तो हमारा दोस्त आ रहा था बउआ के बैठे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए। 24/9/2024 की संध्या दिघरा पट्टी क्षेत्र अंतर्गत जो कि सदर थाना क्षेत्र में आता है, वहाँ पर एक 2.5-3 वर्ष के छोटे से बच्चे को चाकू लगने की बात सामने आई है और इलाज के क्रम में बच्चे की मृत्यु हो गई है। जो अभियुक्त है उन्हें त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्त से पूछताछ चल रही। स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया गया है और पूछताछ के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त मानसिक रूप से बहुत स्टेबल नहीं है और अभियुक्त का नाम विजय झा, पेशर पवन झा
साथ में दिगरापट्टी थाना सदर है। और इस बिंदु पर अन्य बिंदु पर भी अभी अनुसंधान जारी है कि चाकू मारने का मोटिव क्या था या और भी कोई वजह है तो उसको अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और लोजपा नेत्री इंदिरा देवी ने जीवित पुत्री का व्रत किया। जितिया पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं। महिलाएं बिना अल जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता के साथ लंबी आयु की कामना करती हैं। इन सब के बीच पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह लोजपा नेत्री इंदिरा देवी ने भी 36 घंटे का निर्जला जीवित पुत्री का व्रत अपने आवास पर जितिया के पर्व को किया। सपरिवार जितिया की कथा सुनकर आरती की और कहा कि जितिया व्रत महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। यह खासकर पुत्र की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। जितिया पूरे देश में जितिया व्रत पूजा किया जा रहा है और पूरे उल्लास के साथ जो व्रती माँ अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और अपने पति को लंबे उम्र के लिए और बेटे के उम्र के लिए माँ अपनी व्रत करती है। जो जितिया पूजा का बहुत महान रखा गया है। हम लोग आज निर्जला रह करके जितिया व्रत का घर में पूजा किए हैं और उपवास है और कल हम लोग अष्टमी में फास्टिंग है और नवमी में पारण करेंगे। जय जितवाहन गोसाई माता। जिले में पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। हमें कल मीडिया के साथी ने कहा कि क्या नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता ने इस तरीके से बात लिखा जिसपे उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पर नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए। बुधवार को मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक के निजी होटल के सभागार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आईटी सेल के सदस्यों के साथ 2 अक्टूबर से शुरू हो रही यात्रा को लेकर चर्चा की। इस दौरान पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बढ़ती उम्र के कारण नीतीश कुमार को राजनीति छोड़ देना चाहिए। उनके ही एक मंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ लिखा भी था। मेरा कहना है कि निश्चित रूप से नीतीश जी का उम्र हो चुका है, अब उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए और अगली पीढ़ी को राजनीति सौंप देना चाहिए जो बिहार के भविष्य के लिए काम कर सके। वैसे हम नहीं चाहते कि वे राजनीति छोड़ दें। भाजपा ने घोषणा किया है कि अगला चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अगर भाजपा को ऐसा लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में वह चुनाव जीत सकते हैं तो उनका स्वागत है। हम तेजस्वी जी के युवा चेहरा के साथ चुनाव में आएंगे और अब तय जनता करेगी कि एक 72 साल का आदमी बिहार को आगे ले जाएगा या एक युवा चेहरा बिहार का भविष्य बनाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से 1 साल तक लगातार यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसमें हम लोग एक एक घर में जाएंगे, जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला है उनसे मिलेंगे, उनको समझाएंगे और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। देखिए, कार्यक्रम जो है वीआईपी पार्टी के आईटी सेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के द्वारा जो आज पूरे प्रदेश जिला से हमारे युवा साथी आए हैं, जिसको हम लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा उसको सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे आप सोशल मीडिया पे मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए, मदद कीजिए और आप अपनी जिंदगी में आईटी सेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि आप अपने घर परिवार चलाने के लिए कुछ पैसा करें। ये हमारा पूरा बिहार में कार्यक्रम है। अभी मुजफ्फरपुर में आज कार्यक्रम है, फिर अभी समस्तीपुर में कार्यक्रम होना है 29 तारीख को। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना जो है कि देश में जो राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। जिनके पास पैसा है उन्हीं का बोलबाला होता है, मीडिया भी उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा जगह देते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों को आवाज को गांव तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जो भी उनकी अपनी मजबूरी होगा, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सेना है जो आज पूरे बिहार में 10% आबादी में एक बहुत बड़ा एक आबादी जो है युवा का है और आज बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पे मजबूती से लोग जुड़े हैं।
और सोशल मीडिया का ताकत आज बहुत बड़ा ताकत है। तो इसके जरिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के जितने भी युवा साथी हैं, समाज के लोग हैं, वो मजबूती से वीआईपी पार्टी को प्रमोट करें। हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है खर्चा कि हम फेसबुक के जरिए ऐड के जरिए पैसा सोशल मीडिया के जरिए खर्चा करके और अपनी बातों को लोग तक पहुंचाएं। हमारे पास बेस वोट है, तो हम लोग वो चाहते हैं कि हमें लोग सहयोग करें और हमारी बात को जनता तक। हमें कल मीडिया के साथी ने कहा कि क्या नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता ने इस तरीके से बात लिखा जिसपे उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए बिहार के लिए काम कर सके। मुझे ये नहीं चाहता कि वो छोड़ दे, मैं तो चाहता हूँ अगर वो, आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में हो। अगर भाजपा अगर चाह रहा है या अन्य हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि एक 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। अगर उनको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना तो स्वागत है, आए मैदान में और फिर बिहार के जनता युवा सब लोग देखेंगे कि भाई बिहार के लिए बेहतर कौन होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि भाई सीनियर सिटीजन के नाते वो आराम करे, घर पे जाए और अगले पीढ़ी को सौंप दे। अगर उनको लगता है कि हम बिहार को बेहतर चलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी तो मेरे को शुभकामना है कि उनके नेतृत्व से चुनाव को लेकर के यात्रा होगा। 2 अक्टूबर 2025 तक का यात्रा होगा, 1 साल का यात्रा होगा। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। 900 रुपया महीने पे नौकरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। हम लोग संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटते। गांव में जाएंगे, एक लोग आज अपने दम पर इस मुकाम तक पहुंचे, तो आने वाले समय में हमारा काम ही है, मकसद ही है संघर्ष करना। हमारा जन्म ही हुआ संघर्ष करने के लिए, तो संघर्ष करके अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे और 2025 में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे और जिनका जो अधिकार नहीं मिला उनको अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में नहीं रहने के कारण उनका अधिकार नहीं मिला है। बहुत ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में रहने के बाद वो अपना अधिकार तो लिए ही दूसरे का अधिकार भी वो हनन किए हैं। तो हमारी सरकार बनेगा तो जिनका जो हिस्सेदारी है उनको हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे हमारी सरकार होगा, डिप्टी सीएम मायने नहीं रखता है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी जब सरकार होगा तो उसमें हमारा अपना रोल होगा। जैसे हम नीतीश जी के मंत्रिमंडल में हम मंत्री बने थे कैबिनेट में, तो निश्चित तौर पे हमारा एक अपना मौजूद था। हम वहाँ लीडर थे, लॉर्डर नहीं थे। हम अपना डिसीजन हम स्वयं लेते थे और जो राज्य के हित में जो काम होता था वो हम करते थे और आगे भी मजबूती से हम अपनी सरकार के साथ मजबूती से बनाकर और काम करेंगे। बाबा केदारनाथ धाम का दर्शन मुजफ्फरपुर के जिलेवासी इस दुर्गा पूजा करेंगे, जिसकी तैयारी अखाड़ा घाट दुर्गा पूजा समिति द्वारा की जा रही है। 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहे शारदीय नवरात्र की तैयारी शहर में शुरू हो गई है। इस बार अखाड़ा घाट दुर्गा पूजा समिति 13वां पूजा समारोह मना रहा है। यहाँ 75 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल केदारनाथ धाम के स्वरूप में दिखेगा। पंडाल में शेर पर सवार मां दुर्गा की 18 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पंडाल में बाबा केदारनाथ का शिलापट और नंदी का दर्शन भी लोग कर सकेंगे। पूजा समिति के सदस्य संतोष कुमार सिंह ने बताया कि नवरात्र पूजा वाराणसी के आचार्य रविभूषण कराएंगे। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे माता की महाआरती की जाएगी। साहो रोड मूर्ति गली मटुक कला केंद्र के मूर्तिकार मुन्ना पंडित प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। पहले भी यही प्रतिमाओं को भव्य आकार देते रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नवरात्र में 4 दिनों तक माता का अलग अलग भोग लगाया जाएगा। सप्तमी को हलवा, अष्टमी को खीर, नवमी को बूंदिया और दशमी को खिचड़ी का भोग लगेगा। रोजाना 11-11 क्विंटल भोग तैयार किया जाएगा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को यहाँ दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सबसे पहले तो सिटी न्यूज को अखाड़ा घाट दुर्गा पूजा समिति की ओर से बहुत बहुत आभार कि हम लोग के दुर्गा पूजा समिति को आपने इस लायक समझा। इस बार हम लोगों ने
पंडाल के रूप में केदारनाथ का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार मां का प्रतिमा 18 फीट लंबी होगी। साथ ही साथ महाप्रसाद के रूप में 4 दिनों तक लगातार प्रसाद का वितरण होगा, जिसमें सप्तमी को हलवा, अष्टमी को खीर, नवमी को बूंदिया और दसवीं को खिचड़ी का प्रसाद वितरित की जाएगी। पंडाल निर्माण कहाँ के कारीगर कर रहे हैं? इस बार पंडाल का निर्माण मनोज जी के द्वारा हो रहा है और मूर्तिकार के रूप में मुन्ना जी हैं, जो मटुक कला केंद्र चलाते हैं। वह कला केंद्र 50 साल पुरानी है। हम लोगों का इतना बड़ा पूजा अखाड़ा घाट मोहल्ला वासियों के सहयोग से संपन्न हो पाता है। उनको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोगों को अपनी सहयोग मिलता रहता है। 12 वर्षों के बाद बिहार विश्वविद्यालय में हुए सीनेट चुनाव का मतगणना संपन्न हुआ और देर शाम तक 15 में से 8 सीटों का परिणाम घोषित हुआ। बिहार विश्वविद्यालय में 12 वर्षों के बाद सीनेट में शिक्षक प्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर 23 सितंबर को 14 जिलों में वोट डाले गए थे, जिसके बाद बुधवार को विश्वविद्यालय सीनेट हॉल में विश्वविद्यालय की कुलपति, सचिव सह रिपोर्टिंग ऑफिसर डॉक्टर अपराजिता कृष्णा के निरीक्षण में ए, बी और सी 3 कैटेगरी में 10 बजे मतगणना प्रारंभ हुई, जो देर शाम तक जारी है। सबसे पहले ए कैटेगरी का मतगणना किया गया, जिसमें 47 वोट से प्रमोद कुमार विजयी हुए। उनके पीछे राजेश्वर जी रहे, जिन्हें 43 वोट मिला है। बी कैटेगरी के SC ST में भारत भूषण और शंकर सिंह विजेता हुए। वहीं ओबीसी और जनरल कैटेगरी के 7 सीटों पर गिनती जारी है। वहीं सी कैटेगरी के जनरल के 2 और ओबीसी के 1 सीट पर गिनती की जा रही है। देर रात तक इनका भी परिणाम जारी हो जाएगा। इसके बाद विजयी उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अपराजिता ने बताया कि सीनेट की चुनाव के लिए 14 जिलों में 19 मतदान केंद्र बनाए गए थे। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। ठीक है, वैसे ही शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना का कार्य जारी है। उम्मीदवार सारे इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं और किसी तरह का कोई भी व्यवधान नहीं है। बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में मतगणना का कार्य जारी है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी आउटिंग प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और निष्पक्ष तरीके से मतगणना कार्य जारी है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 12 वर्षों के बाद सीनेट चुनाव इस बार 2024 अभी चल रहा है। सीनेट के प्रोसेस में हम लोग लगे हुए हैं। 23 तारीख को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और आज सुबह से 10:30 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसमें क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग का बात है, इसलिए कई राउंड्स होते हैं और आपको ये भी जानकारी पहले से होगी कि ये इस सीनेट में 3 तरह के कैटेगरी के वोट्स हैं। इलेक्टोरल कॉलेज ए, जिसमें यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं, बी जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और सी जिसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। उनके अलग अलग नंबर्स हैं जो हम यहाँ बता भी सकते हैं आपको। अभी तक जो रिजल्ट आया है वो कैटेगरी ए का आया है, जिसमें जनरल कैटेगरी में प्रमोद कुमार विजयी हुए हैं और 4 वोटों से ही बस वो विजयी हुए हैं और बहुत ही कांटे की टक्कर रही। दूसरे नंबर पर राजेश्वर जी रहे। इसके अलावा SC/ST का जो कैंडिडेट और BC के जो कैंडिडेट थे वो निर्विरोध जीते हैं। उनका नाम यहाँ अभी आया नहीं है। उसी तरह से कैटेगरी बी में अभी तक SC/ST SC में भारत भूषण जी जीत चुके हैं। कैटेगरी बी में भारत भूषण जी जीत चुके हैं और रविशंकर सिंह कैटेगरी ST में जीत चुके हैं। ग्रुप इलेक्टोरल कॉलेज बी में OBC और जनरल का काउंटिंग अभी चल रहा है। तो OBC में 2 सीटें हैं और जनरल में 5 सीटें हैं। इसकी गिनती अभी काफ़ी समय तक चलेगी। उसी तरह से अभी कैटेगरी सी में इलेक्टोरल कॉलेज सी के जो जनरल कैटेगरी है उसमें 2 सीट है और OBC में 1 सीट है। अभी इसके OBC के वोट्स की गिनती चल रही है, वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि बार बार हम ये बोल रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। प्रेफरेंशियल वोट्स होते हैं
में एक ही वोट 50 राउंड घूमते हैं, तो उसके बाद ही उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिससे हम लोग उसको गिनती करते हैं। तो भी लगा हुआ निगरानी CCTV पूरी तरह से सभी जगह लगा हुआ है, वीडियो रिकॉर्डिंग सभी हो रहे हैं। हमारे सभी कैंडिडेट्स इस प्रोसेस से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उन्हें कोई तरह की कोई आपत्ति अब तक नहीं है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का आरोप अब कोर्ट तक जा पहुंचा है। बुधवार को मुजफ्फरपुर की CGM कोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने हिंदू धर्म की भावनाओं और परंपराओं का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए बालाजी मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष वाई सुब्बड्डा रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी और तिरुपति बालाजी मंदिर के सचिव पर परिवाद दायर कर दिया। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है और इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू बनता है उसमें बीफ और मछली के तेल की मिलावट वाले घी से बनाकर उस लड्डू का बिक्री लगातार किया जा रहा था, जिससे हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जिसको लेकर CGM कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मंदिर के प्रबंधक वाई सुब्बड्डा रेड्डी, पूर्व मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी और सचिव के ऊपर परिवाद दर्ज कराया। दर्ज परिवाद में BNS की धारा 289, 302, 196, 352, 274 और 275 BNS के तहत परिवाद दर्ज हुआ है। कोर्ट में सुनवाई के लिए अगली तिथि 19 अक्टूबर सुनिश्चित किया गया है। ये मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में, उसमें जो लड्डू बनता है प्रसाद के लिए चढ़ाया जाता है और बिक्री किया जाता है, उसमें बीफ के साथ साथ मछली का ऑयल और कई सारा ऐसे पदार्थ को मिला करके उसको बिक्री लगातार किया जा रहा था, जिससे कि हिंदुओं के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया सके। और इतना ही नहीं, मंदिर में इस तरह का सामान को बिक्री करके और हिंदू की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत इन लोगों की तरह कुकृत लगातार किया जा रहा था, जिसका आवाज वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायडू जी, उन्होंने उठाया
और उसके बाद जांच हुई। जांच में लैब में पाया गया कि इसमें बीफ का मात्रा मिलाया गया है, मछली का तेल ऑयल मिलाया गया और कई सारे ऐसे पदार्थ मिलाए गए हैं जो हिंदुओं की भावना के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। उसी को लेकर के मैं माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें वाई सुब्बा रेड्डी जो कि उसके प्रबंधक हैं, इसके साथ साथ वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी जो हैं और सचिव, तीनों के विरुद्ध यह मुकदमा हमने दर्ज कराया। दर्ज मुकदमा में हमने आईपीसी की धारा 298 जो नया अभी बना है बीएनएस, उसकी धारा 302, 196, 352, 61(2), 274, 275 बीएनएस के तहत यह मामला दर्ज कराया और मांग किया है कि अविलंब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगली तिथि 19/10 को मुकर्रर की गई है सुनवाई के लिए। मुकदमा को स्वीकार करते हुए 19/10 को सुनवाई के लिए रखा गया है। आपदा अनुग्रह अनुदान के लाभुकों के बीच जिलाधिकारी ने चेक का वितरण। प्राकृतिक या प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा मिलने वाले 4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान का वितरण बुधवार को समरनालय सभागार में डीएम सुब्रत कुमार सेन द्वारा किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार द्वारा प्राकृतिक आपदा मद में 3.64 करोड़ राशि आवंटित की गई थी, जिसके आलोक में 13 अंचलों को राशि का वितरण किया गया। आपको बता दें कि अभी तक प्राकृतिक या प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रित को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9 करोड़ 80 लाख रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 करोड़ 48 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि आज डूबने, सामूहिक सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, ठनका और अन्य आपदाओं से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराया गया। ये हम लोगों ने जब समीक्षा किया अंचल के जो आंकड़ा है और अंचल का और जो रिकॉर्ड्स है उनका मिलान करने पर हम लोगों ने ये पाया कि कई ऐसे मामले जिनमें मृतक या तो किसी प्राकृतिक आपदा में या गैर प्राकृतिक आपदा में जो आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमान है, उन मामलों में अभी तक राहत का जो भुगतान होता है, जो अनुग्रह अनुदान का भुगतान होता है, वो परिवार के निकटतम स्वजन को नहीं किया गया, आश्रित को। तो उसकी समीक्षा करके अभियान चला करके हम लोगों ने रिकॉर्ड की स्वीकृति दिलवाई, विभाग से राशि की प्राप्त की और राशि प्राप्त करने के बाद आज 3 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान हम लोग जो मृतक हैं उनके आश्रितों को आज कर रहे हैं। 80 से ज़्यादा इसमें परिवार के निकटतम स्वजन को 4-4 लाख रुपए की जो राशि की माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, उससे संबंधित हस्तांतरण जो आईडी बना करके ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता है वो ऑलरेडी किया जा चुका है। 1-2 मामले में चेक भी दिया गया है। तो ये हम लोग का प्रयास है कि आपदा की स्थिति में त्वरित भुगतान जो है वो आश्रितों को किया जाए। जैसे किसी की डूबने से मृत्यु हो गई या पहले जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी वो भी आपदा के तहत कवर्ड था। अब तो सड़क दुर्घटना जो है वो उसमें ट्रिब्यूनल बन गया है और वहाँ से मुआवजे का भुगतान होता है। तो ये जो पुराने मामले थे जो विगत कुछ महीने से या 1-2 साल से लंबित थे, उनको हम लोगों ने अभियान चला करके क्लियर किया है और आज सभी लोगों को 4-4 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान राशि का हम लोगों ने भुगतान सुनिश्चित कराया। लोगों की शिकायत रहती थी कि यह जो प्रक्रिया काफी जटिल हो जाता है, लंबे समय तक लोगों को भुगतान। इसीलिए आप देखेंगे कि इस साल हम लोगों ने अप्रैल से, इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अभी 5 महीना मुश्किल से गुजरा होगा, 8 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने भुगतान किया है और सामने बुला करके हम लोग उनको जो है स्वीकृति पत्र हस्तगत करा रहे हैं। पुराने मामलों में जो नए मामले आते हैं उसमें तो डायरेक्टली हम लोग रिकॉर्ड स्वीकृत करके उनके खाते में भुगतान कर देते हैं। पुराने मामले में किसी तरह की कोई समस्या न रहे, कन्फ्यूजन न रहे, इसलिए हम लोगों ने आज कैंप लगा करके कैंप मोड में 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि का भुगतान किया है। और अब मुझे ऐसा मतलब मेरा ऐसा अंदेशा है, ऐसी उम्मीद है कि पुराने मामले अब इक्का दुक्का ही लंबित होंगे तो होंगे, कोई भी पिछले साल का मामला जो है वो लंबित नहीं होगा। ये मेरी ऐसी जो है उम्मीद है। और अगर फिर भी कहीं से कुछ अगर इस तरह का आता है कि कोई मामला किसी कारण से पेंडिंग है जिसमें मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ अनुग्रह अनुदान का, तो उसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें एडीएम आपदा प्रबंधन और उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। अंचलों में भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पाया था कि
अनुग्रह अनुदान का भुगतान जो बहुत त्वरित गति से करना है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इस जिले में कई मामले पेंडिंग विभिन्न कारणों से, किसी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो किसी में डेथ सर्टिफिकेट की कमी है या रिकॉर्ड कंप्लीट होकर के उसको स्वीकृति के लिए नहीं भेजा गया जिसके कारण कि भुगतान नहीं हुआ है। तो सबको कैम्प मोड में हम लोगों ने कराया है और अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल या उससे पहले का मामला इक्का दुक्का ही रह गया होगा, नहीं तो सभी मामलों में हम लोगों ने अभियान चला करके भुगतान। सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। हर भूमिहीन परिवार को 5 डिसिमिल जमीन देने, मुजफ्फरपुर जिला को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने और जमीन सर्वे का काम बंद करने समेत 10 सूत्री मांगों के समर्थन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बुधवार को समाहरणालय परिसर में जमकर धरना प्रदर्शन किया। इसके पूर्व मुजफ्फरपुर क्लब से सैकड़ों की संख्या में जुलूस निकला, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंचा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई नेता सब्बर हुसैन ने कहा कि 10 सूत्री मांगों के समर्थन में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रदर्शन किया है। 10 सूत्री मांगों में हमारी प्रमुख मांग है कि बिहार सरकार ने जो वादा किया था कि हर भूमिहीन परिवार को हम 5 डिसिमिल जमीन देंगे, उस वादे को बिहार सरकार ने पूरा नहीं किया। हम लोगों की मांग है कि सभी भूमिहीन परिवार को 5 डिसिमिल जमीन दिया जाए। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिला को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और भूमि सर्वे का काम तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए। जब तक जमीन मालिकों का पेपर तैयार नहीं हो जाता तब तक सर्वे का काम स्थगित किया जाए। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से 10 सूत्री मांग को लेकर आज यहाँ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें है भूमि संरक्षण रोक लगाओ, दाखिल खारिज का जो उसमें कमियां हैं उसको दूर करो, भूमिहीनों को 5 डिसिमिल जमीन दो, किसानों को खाद बीज मुहैया कराओ, मुजफ्फरपुर को सूखा पड़ गया है उसको सूखाग्रस्त घोषित करो। इन तमाम मांगों को लेकर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम महेश कुमार चौधरी हुआ, मैं कांटी अंचल परिषद का अंचल मंत्री हूँ और जिला परिषद। समस्याएं तो हमारे इस राज्य में ही नहीं पूरे देश में बहुत गंभीर है, लेकिन हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस महंगाई, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, चोरी और गरीबी और जो मजदूरों को जो मनरेगा के तहत मजदूरी मिलना चाहिए, इन सभी मांगों के खिलाफ हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज जिला मुख्यालय कलेक्टर के समक्ष धरना दिए हैं, जिसमें जिला के तमाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर आज यहाँ मौजूद हैं। अटल सभागार में भाजपा पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश भर में बुधवार को जयंती समारोह का आयोजन किया। इस कड़ी में स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में भी पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण की गई। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पूरे आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उनका उद्देश्य था कि देश में कैसे गरीबी उन्मूलन होगा, किस तरह से देश समृद्ध बनेगा, यह कल्पना पंडित दीनदयाल की थी और आज उन्हीं का सपना पूरा करने के लिए भाजपा सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और सभी लोग मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्म दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उस संदर्भ में आज मुजफ्फरपुर अटल सभागार में भी दीनदयाल जी का जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। यह विदित है कि यह पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने नीति सिद्धांत जो है वो दीनदयाल जी की देन है। दीनदयाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके आइडियोलॉजी पर आज विश्व का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और
एक सफल जो उनका भावना था, जो उनका उद्देश्य था, वह देश में कैसे गरीबी उन्मूलन होगा, किस तरह से समृद्ध देश बनेगा, किस तरह से विश्वव्यापी विश्वगुरु यह देश बनेगा, यह कल्पना दीनदयाल जी की थी। और आज उसी कल्पना को साकार करने के लिए 1818 करोड़ जनता की सदस्यता पिछले बार थी, फिर सदस्यता अभियान चल रहा है। हम समझते हैं कि इस बार 18 करोड़ से ज़्यादा बढ़ करके सदस्य यहाँ बनेंगे और भारत जो तीसरी शक्ति बनने के दिशा में जो भारत का प्रयास हो रहा है, उसमें सभी लोग, सभी भारतीय लोग, चाहे जिस धर्म जिस व्यक्ति का लोग हो, सब लोग मिलजुल करके हम लोग भारत को राष्ट्र गुरु वैभव पर पहुंचाने का जो संकल्प है, उसमें प्रधानमंत्री जी के जो संकल्प को हम सब लोग साक्षात रूप से गवाह बन करके उसकी पूर्ति करेंगे। देश समृद्ध होगा, स्वाभिमानी होगा। आज देखिए कि यह देश पहले आर्म्स खरीदता था और आज देश उसका एक्सपोर्ट कर रहा है। आज देश में कोई भूखमरी नहीं है। आज एक एक चीज दीनदयाल जी जो बताए थे, उसके ऊपर चलने से लगता है कि भारत तीसरी शक्ति विश्व में बनेगा। और उसके लिए आज हमें कोई आंख नहीं दिखा सकता है। पूरा विश्व में लड़ाई छिड़ा हुआ है, लेकिन भारत में शांति प्रिय ढंग से सब लोग यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सब लोग खुशहाल हैं। यह भारतीय जनता पार्टी और दीनदयाल जी के बताए गए सुझाव के कारण आज देश हमारा एकजुट है, संपन्न है, स्वाभिमानी है और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका अहम हो रही है। जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की। आज भाजपा जिला कार्यालय मुजफ्फरपुर में पंडित दीनदयाल की जयंती मनाई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन में संगठन के अनेक पदों को मजबूत करने का विचार किया। आज भाजपा की विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारों पर चल रही है। उन्होंने एकात्म, मानववाद और अंत्योदय जैसे महान विचारों के माध्यम से देश में समाज के सभी तबके के लोगों को संगठन के साथ जोड़ा। एकात्म मानववाद जहां व्यक्ति से समष्टि के बीच एकात्मकता को बताते हुए मार्गदर्शित करता है कि इस ब्रह्मांड में व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और पूरा विश्व एक इकाई के रूप में है। वहीं आज नगर के प्रत्येक कार्यकर्ता को 100 नए सदस्य बनाए जाने के संगठन की ओर से निर्देश है। देखिए, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके उनकी जयंती पर उनको सदा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक संगठनकर्ता और बड़े चिंतक भी थे, साथ ही जनसंघ के वो अध्यक्ष भी थे और भारत में सनातन धर्म को युगानुसार एकात्मवाद, मानववाद के रूप में उन्होंने ही प्रस्तुत किया था। उनकी सोच थी कि समाज के अंतिम वर्ग तक बैठे लोगों तक सरकार की सुविधा पहुंचे, कोई भी इस देश का आदमी भूखा नहीं सोए। अंत्योदय जिसकी आज हम लोग चर्चा करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही सोच थी। और आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, जिस स्थान पर आज पहुंची है, हमारे ऐसे ही महामानव की सोच का और विचारधारा का अनुरूप करके आज यहाँ तक पहुंची है। इस अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जयंती पर उनको याद करते हैं। और इस अवसर पर अभी भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश वर्ष में सदस्यता अभियान भी चल रहा है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रण किया था कि हम लोग सभी लोग इस सदस्यता अभियान को
आज इनकी जयंती के अवसर पर पूरे जोर शोर के साथ चलाएंगे और हर एक बूथ पर, देश के हर बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कम से कम 100 सदस्यता करने का काम कर रहे हैं। 100 लोगों को उस बूथ पर आज निश्चित रूप से सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। आज अपने जिले में भी इसके अंतर्गत सारे कार्यकर्ता बूथ पर निकले हुए हैं। बूथ पर का मतलब है कि वो जिस मोहल्ला, जिस गांव, जिस टोला का जो बूथ पड़ता है उस टोले में लोगों के घर घर जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आज बता भी रहे हैं और साथ ही उनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सपना था उसको साकार करने का। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे मेरी पूरी न्यूज़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।